हेलो गाइज, वेलकम। मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर। और आज की क्लास में मैं आपका प्लानिंग का #4 पढ़ाने वाला हूं। आज की क्लास में प्लानिंग का पार्ट 4 पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपका कैटेगरीज ऑफ प्लान बताऊंगा, साथ साथ टाइप्स ऑफ प्लान को आज डिस्क्राइब करूंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, और पता आपके केस स्टडी के लिए, स्पेशली केस स्टडी जिनको पढ़ना है, जिस स्टूडेंट्स को, उनके लिए यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अच्छे से देखिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर, ठीक है। हाँ गाइज, कैटेगरीज ऑफ प्लान में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका कैटेगरीज ऑफ प्लान दो टाइप में बटा हुआ है। कैटेगरीज ऑफ प्लान कितने टाइप में बटा हुआ है? दो टाइप में। पहला है आपका सिंगल यूज प्लान, और दूसरा है आपका स्टैंडिंग प्लान। दूसरा आपका क्या है? स्टैंडिंग प्लान। यार देखिए, नाम के साथ में यह समझ में आ रहा है यार, सिंगल यूज प्लान मतलब हमें बस एक बार इसका यूज करना है। क्लियर? कभी कभी बिजनेस इन्वायरमेंट में ऐसा सिचुएशन आ गया, ऐसा मतलब इन्वायरमेंट आ गया जिसके कारण से अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, और उसके लिए पहले से हम प्रिपेयर नहीं थे। तो क्या करते हैं ना, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर कुछ ऐसा प्लान तैयार कर दो जिससे अभी का यह सिचुएशन ओवर हो सके, और तब तक हम उस प्लान को चला सके, रन कर सके, उस प्लान को अप्लाई कर सके। क्लियर? देखिएगा, a single use plan is also known as a specific plan. It is made for particular goal, objective or work. This plan is over after in uncertain situation. Their budget and another task based on situation. देखिए बच्चे, एक बात बता रहे हैं, जैसे आपका कोरोना टाइम का था, ठीक है। क्या हुआ था यार, अचानक से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जिसके बारे में लोग कभी सोचे भी नहीं थे। क्लियर? लेकिन अचानक से आ जाने के कारण लोगों ने प्री प्लान करने लगा, यार व्यापार को ऑनलाइन लेके जाओ, कुछ टाइम के लिए ऐसा काम करो जिससे हमारा रेवेन्यू रुकना नहीं चाहिए, कम से कम उतना तो सरवाइव करेंगे ताकि परफॉर्म कर सके। क्लियर? तो यह आपका सिंगल यूज प्लान, ऐसा प्लान जो पार्टिकुलर टाइम और ड्यूरेशन के लिए किया जाए, किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए किया जाए, किसी स्पेसिफिक नेचर के लिए किया जाए, दैट प्लान नोन एज सिंगल यूज प्लान। उस प्लान को हम लोग कौन सा प्लान बोलेंगे? सिंगल यूज प्लान। कोई डाउट? आगे देखिए, स्टैंडिंग प्लान में चलते यार, कंपनी का रूल, पॉलिसीज, गाइडलाइंस, कुछ कुछ वर्क जो रिपीटेड होता है, यार इस साल कर रहे ना, आगे आने वाले साल में भी वह करना है, उसके नेक्स्ट ईयर में भी करना है, पास से वह वर्क होता चला आ रहा है। क्लियर? तो वैसा प्लान जो पहले से, जो कंटिन्यूटी बेसिस में चल रहा है, आज भी अप्लाई होगा, कल भी अप्लाई होगा, और आने वाले समय में कंटिन्यूटी अप्लाई होगा ही होगा, वह प्लान आपका स्टैंडिंग प्लान कहलाएगा। वह प्लान आपका कौन सा प्लान कहलाएगा? स्टैंडिंग प्लान कहलाएगा। देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेड प्लान। यह प्लान क्या होता है? रिपीट होता है। यार एक बार ओवर हो गया, इस साल कर लिए थे ना, अब अगला साल इस प्लान को फिर से यूज करेंगे ही करेंगे। क्लियर? दिस प्लान इज वर्क फॉर रिपीटेड प्रॉब्लम, सिचुएशन। दीज आर स्टैंडिंग इन नेचर। इसका नेचर स्टैंडिंग रहता है, आज काम कर रहा है, कल भी काम करेगा, और यह जो है वह रिपीटेड होते रहता है। क्लियर? आगे लाइक रूल, पॉलिसीज या गाइडलाइंस, या सब ऐसा, जैसे कंपनी का यार 10 बजे ओपन करना है तो ऐसा प्लान बनाओ कि 10 बजे ही रहेगा। लेकिन कोरोना टाइम में चेंज हो गया था ना, कुछ ऐसा प्लान बना दिया। क्या बना दिए थे हम लोग? देखिए यहाँ पे सिंगल यूज प्लान में 12 बजे खुलेगा, वीक में 3 दिन ही रहेगा, वो ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो यह आपका सिंगल यूज प्लान। लेकिन रिपीटेड प्लान में जो लगातार चल रहा है उसको हम लोग आज भी अप्लाई करेंगे और आने वाले समय में भी अप्लाई करते रहेंगे। यह आपका स्टैंडिंग प्लान में। इट इज बेस्ड ऑन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? ज्यादा लंबा होता है, और इसका टाइम ड्यूरेशन छोटा होगा। यार जब तक प्रॉब्लम में है तभी तक अप्लाई करेंगे, उसके बाद यह अप्लाई करना बंद। क्लियर? यह आपका क्लियर है। आगे चलते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ प्लान की ओर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में बेस्ड है, ध्यान से देखिएगा। हाँ यार, चलते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। और वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप के वर्क होते हैं, और ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कितने तरीके से हम प्लान को तैयार करते हैं, वहां पे डिस्कस करूंगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। यार आपका जो प्लान आप बनाते हैं ना, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए प्लान बनाते हैं। क्या होता है ना, सबसे पहले जब आप ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं तो वहां पे आप यह देखते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है,
वर्क ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, कैसा हम थिंक कर रहे हैं, कहां तक हमें पहुंचना चाहिए। तो सबसे पहला है आपका कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए प्लान बनाते हैं, ठीक है, और जिसमें वह स्पेसिफिक होता है यार कहां पहुंचना है, एक सेट ऑफ गोल पहले ही तैयार कर लो, हमें डाइवर्ट नहीं होना है, हमें एक फिक्स जगह पे रहना है। दूसरा मेजरेबल होना चाहिए, आप जो ऑब्जेक्टिव सेट किए उसका आप मेजर कर सकते हो, ऐसा नहीं यार ऐसा ऑब्जेक्टिव थिंक किए हुए जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो एक मेजरेबल वे में होना चाहिए, जिसे हम अचीव कर सकते हैं। थर्ड, आपका अचीवेबल होना चाहिए, आप उसे पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट, वह रिलेवेंट होना चाहिए यार, जो टॉपिक को लेकर के जिस चीज के लिए आप ऑब्जेक्टिव रखे हो उसका आप सेट ऑफ वर्क उसी का तैयार कर रहे हो। नेक्स्ट, टाइम बाउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं क्या चाहिए कि यार हमारा यह ऑब्जेक्टिव जब भी पूरा हो जाए ना, क्या जाता है अगर आपको एग्जाम देना है, आपको 92% गेट करना है, 95% गेट करना है, तो आप अभी ना उसके लिए ऑब्जेक्टिव यार 95% ऑब्जेक्टिव है हमारा, 95% पूरा करना है, और वह हमारा इस साल में एग्जाम हमारा फेब टू मार्च में होगा, तो उस समय हमें अचीव कर लेना है, जब हमारा रिजल्ट आएगा तो उतना हमें परफॉर्म करना है। तो यह आपका एक टाइम बॉन्ड के साथ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जो आप अपने ऑब्जेक्टिव का टारगेट रखे हो आपने प्री डिसाइड किया ही नहीं कि वह कब पूरा होगा। क्लियर। नेक्स्ट, आपका स्ट्रेटेजी, अब जो आप सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए प्लान किए हो, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे आप काम करोगे, काम का इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा, काम का वर्क और परफॉर्मेंस कैसा होगा, जैसे उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटेजी करोगे। लाइक एडवर्टीजमेंट करवा सकते हो, प्रमोशन करवा सकते हो, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप प्लान करते हो, तो यह क्या कहलाएगा आपका स्ट्रेटेजी। ठीक है, आगे नेक्स्ट, पॉलिसी। क्या हुआ ना यार, जब आप स्ट्रेटेजी का वर्क करते हो तो आप अपने वर्क को डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर को सौंपते हो, यार टॉप लेवल वाला तुम्हारा यह काम है, मिडिल लेवल वाला तुम्हारा यह काम है, लो लेवल वाला तुम्हारा यह काम है, तुमको यह टास्क पूरा करना है। अब उनको जब वह टास्क पूरा करना है तो उसमें बहुत सारा पार्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन क्रिएट होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वह पॉलिसी बनाते हैं कि वैसे अगर हमें काम करने में क्या क्या दिक्कत आ सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कैसा सिचुएशन हो सकता है, तो उसके लिए भी उन्होंने प्लान करते हैं। क्लियर। मिडिल लेवल वाले, लो लेवल वाले मैनेजर भी अपने सिचुएशन और अपने टास्क को, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या होता है यार, हम लोग ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा और स्ट्रेटेजी में काम को कैटेगराइज भी कर दिए, सब वर्कर को, सब मैनेजर को अपना अपना काम सौंप दिए। अब जब मैनेजर को काम सौंपे हैं तो उनके पास भी अपना प्रॉब्लम होगा ना यार, हमें उस वर्क को पूरा करने में ऐसा सिचुएशन आ सकता है, ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, हमें टारगेट पूरा करना है, लेकिन उस टारगेट को पूरा करने में रास्ते में ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके लिए जो प्लान कर रहे हैं दैट इज पॉलिसीज। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, या पार्ट ऑफ प्लानिंग है, टाइप्स ऑफ प्लान आता है। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका हम बात करें सबसे पहले नेक्स्ट आपका प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर क्या होता है, देखिए आपका प्रोसीजर एक सिस्टमैटिक मैनर होता है, काम करने का एक सिस्टमैटिक वे होता है, किस वे में हमें काम को पूरा करना है, क्या प्रोसेस है, दैट इज प्रोसीजर। अब ऐसा नहीं यार कि स्टार्टिंग में हम थर्ड लेवल पे काम कर दिए, फोर्थ लेवल पे काम कर दिए, एक मैनर वर्क होता है, एक मैनर वर्क होता है, एक एग्जैक्ट मैनर वे होता है। आपको यहां से काम शुरू करना है, इस स्टेप में आपको आगे बढ़ना है, दैट इज एग्जैक्ट मैनर ऑफ वर्क नोन एज प्रोसीजर। क्लियर। यहाँ पे सपोज दैट अगर एक बच्चा यार स्कूल में एडमिशन के लिए होता है, सबसे पहले वो फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका एनरोलमेंट नेम आता है, उसके बाद वह कॉलेज में जाता है एडमिशन के लिए, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, देन उसका रोल नंबर। तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जो होता है वही आपका प्रोसीजर कहलाएगा। क्लियर। ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट देखिएगा, बात करें मेथड्स। मेथड क्या होता है ना, फॉर्मलाइज और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ जॉब, मतलब आपको सिस्टमैटिक वे में काम करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टमैटिक वे में, प्रॉपर वे में आप काम को पूरा कीजिएगा। सपोज दैट यार हर किसी का होता है ना टाइम शेड्यूल, कि मैं आपको कितने टाइम पे पढ़ा रहा हूं, हमारा क्लास का ड्यूरेशन कितने देर का रहेगा, तो यह आपका एक मेथड है, हमारा क्या है, एक प्रकार का मेथड। अगर उसी मेथड पे हम काम को करेंगे
तब हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं यार जब मन करे जब काम चालू कर दे, जब मन कर दे बंद कर दे, क्या अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे? नहीं ना। तो आपका मेथड्स यह सिखाता है कि आपको मतलब यहाँ पे फॉर्मलाइज वे देता है कि आपको इस वे में काम को पूरा करना ही है। जैसे आप देखते हैं कि ऑफिस में 8 AM आपका एंट्री टाइमिंग है, इन टाइमिंग आपका 9 PM है, तो यह आपका एक मेथड है जिसमें आप अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। क्या बोल रहे? पॉलिसी है, बताते हैं आगे पॉलिसी क्या है। रुक जाइए, देखिए पॉलिसी का मतलब होता है रूल्स, और मतलब किसी प्रकार का कोई पॉलिसी, क्लियर, रूल्स जिसमें आप किसी अपने इन्वायरमेंट को, अपने वर्किंग प्लेस को अच्छा रखने के लिए, बेस्ट रखने के लिए आप किसी प्रकार का रूल्स बनाए हुए रहते हैं। जैसे होता है ना कि आपको यहाँ स्मोकिंग नहीं करना है, आपको वर्किंग आवर में खाना नहीं खाना है, कस्टमर का पूरा ध्यान रखना है, क्लियर। तो यह आपका रूल्स है, क्लियर। और यह आपका मेथड्स हमें यह सिखाते हैं कि आपको वर्क को कैसे पूरा करना है सिस्टमैटिक वे में। और रूल्स में आपके लिए कुछ कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसको आपको नहीं करना है या फिर करना है, ऐसा हमारा वे बना हुआ है। आपका स्मोकिंग आपके वो एम्प्लॉय के हैबिट्स के लिए रूल बना हुआ रहता है, लेकिन मेथड्स हमारा वर्क ऑफ प्रोसेस होता है कि हमें काम को सिस्टमैटिक वे में करना कैसे है, क्लियर। मेथड्स और रूल में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे 7th पॉइंट की ओर, और 7 और 8 आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होगा? देखिए अब तक हमने जितने भी टाइप्स ऑफ प्लान किए थे, ऑब्जेक्टिव के लिए, प्रोसीजर के लिए, आपका वर्क के लिए, यह सारे जितने भी सेट थे, सारे जगह हमने प्लान किया था, उसका एक कॉम्बिनेशन फॉर्म आपका कहलाता है प्रोग्राम। वह क्या कहलाएगा? आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम यह सर्टिफाइड करते हैं यार कि जितने भी वर्क हमने पहले कर चुके, जो भी प्लान हमने पहले कर चुके, उस सब का एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन वर्क तैयार है, या अब हमारे वर्क को, काम को पूरा करने के लिए एक तरह से रेडी है, प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है। आगे आपका बात करें बजट के लिए, यार हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना बजट न्यूमेरिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। बजट क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल फॉर्म को। अब अगर हमारा वर्क डेली ऑपरेशनल रहेगा, काम को हमें कैसे करना है, किस वे में करना है, क्या कॉस्ट आएगा, प्रोडक्शन में हमारा कितना कॉस्ट लगेगा, सैलरी में क्या कॉस्ट लगेगा, तो बजट में सारे मैनेजरियल लेवल अपने अपने वर्क को एक बजटिंग फॉर्म, एक मेजरेबल वैल्यू में बजट करते हैं कि हमारे काम में इतना बजट आना चाहिए, देखो प्रोडक्शन इतना तक का ही होना चाहिए, इस साल हमारा सैलरी इतना ही जाना चाहिए, हम लोग जो प्रोडक्शन करेंगे इस कॉस्ट तक। तो जहां पे एक न्यूमेरिकल टर्म का प्लान करते हैं, दैट इज बजट। वह हमारा क्या कहलाएगा? आपका बजट। और यह स्टेटमेंट फॉर्म में होता है जो एक न्यूमेरिकल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। यार 5 लाख का प्रोडक्शन करना है, सैलरी 1 लाख देना है, किस टर्म में है? न्यूमेरिकल टर्म में ना। तो दीज ऑल टर्म्स आर बजट, क्लियर। यहां तक आपका आज हमारा प्लानिंग चैप्टर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आज प्लानिंग चैप्टर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग की तरफ चलेंगे। ऑर्गेनाइजिंग क्या है वह बताएंगे। अब तक आपने अगर इस चैप्टर का कोई वीडियो छोड़ दिया है, नहीं दिखा है, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि हर एक वीडियो को जा करके देखिए। और एक चीज और रिक्वेस्ट है यार, अगर पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए रहें और आगे आपको टेस्ट सीरीज का जितने भी एक्सप्लेनेशन वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो काइंडली करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्क्रीनशॉट आप हमारे नंबर पे भेज सकते हैं, जिससे आपका नंबर इनरोल्ड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज के लिए, और यह आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू।